विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन था और विधानसभा सत्र के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बातचीत की और अपनी बातें रखी। और वहीं पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी अपनी बात रखी कि इस 4 दिन के सत्र में क्या कुछ सामने रहा। इस सब पर बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। उनसे बात करेंगे। अशोक अरोड़ा जी नमस्कार। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि विधानसभा सत्र, ये जो पहला विधानसभा सत्र था नई सरकार के गठन के बाद, इसमें क्या कुछ हुआ आपकी नजर में? आप इसे किस तरह से देखते हैं? हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है, विपक्ष ने मुद्दा बनाया, हमने कई इंपॉर्टेंट विधेयक जो हैं वो इसमें पास किए। अशोक अरोड़ा जी। देखिए, विधानसभा सत्र जब भी चलता है प्रदेश से जुड़े मुद्दों पे चर्चा होती है, नए बिल आते हैं, कानून बनते हैं। और इस विधानसभा के सत्र में जो भी सुझाव सरकार को दिए गए बिल के ऊपर या जो भी लोगों से जुड़े इशू से उठाए, सरकार उनका जवाब देने से बचती रही। हमने सबसे पहले डीएपी कमी का मुद्दा उठाया। जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई कमी नहीं, रिकॉर्ड सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कमी नहीं होगी, परंतु धरातल पे डीएपी की कमी नजर आई। क्योंकि डीएपी जब जरूरत होती है केवल बिजाई पे जरूरत होती है, और बिजाई के समय अगर उनको नहीं मिलेगी तो बाद में उसका क्या किया जाएगा। हमने किसान के जो जीरी के अंदर लूट हुई, एमएसपी के नाम पे उनको लगातार लूटा गया, उस इशू को हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी, नमी के नाम पे सूखी जीरी पे भी कट लगे हैं और आपकी लाडवा मंडी और मेरी थानेसर मंडी में जाके आप इंक्वायरी करा लो। इस पर भी टाल मटोल किया गया। इसी प्रकार आज हरियाणा प्रदेश की आबादी लगभग 70% बीपीएल में चली गई है। तो एक सोचने का विषय है। एक तरफ तो कहते हैं हरियाणा प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा हो गई, और दूसरी तरफ हरियाणा 70% गरीबी रेखा से नीचे चला गया। तो कहीं ना कहीं या तो आंकड़ों में कमी है या फिर अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। डेंगू के इशू पे भी हमने अपना रखा कि सरकार आंकड़े छुपाने की बजाय इसके रोकथाम के लिए काम करे। परंतु मुझे लगता है कि सरकार को सुझाव की जरूरत नहीं है, इसलिए सरकार इस पर कोई गंभीर नहीं थी। लेकिन सरकार का ये कहना है कि विपक्ष बिना बात के मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी ऐसे कोई मुद्दे है नहीं है। विपक्ष का काम है हंगामा खड़ा करना। मुद्दा नहीं होता नवज्योति, मुद्दा नहीं है। अब डेंगू कोई मुद्दा थोड़ी है। हाँ। डेंगू लोगों की जान से जुड़ा हुआ है। हरियाणा प्रदेश में डेंगू फैला, इसमें मुद्दे की क्या बात है? अगर किसान की जीरी पे कट लगा है, इसमें कोई मुद्दा नहीं। डीएपी की कमी है तो उस पर कोई मुद्दे वाली बात नहीं है। इस प्रकार से बातें मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए कि विपक्ष मुद्दा बना रहे हैं। हम जो लोगों से जुड़ी चीजें उनको हमने विधानसभा उठाया। अच्छा, और कौन से मसलों पर आपको लगा है कि विधानसभा सत्र, क्योंकि पहले 3 दिन का विधानसभा सत्र था, फिर इसे एक्सटेंड भी किया गया, फिर सिटिंग का टाइम भी एक्सटेंड किया गया, तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट मसले थे जिन पर विपक्ष चाह रहा था कि बहस हो? बहस विपक्ष को पूरा इस सदन में स्पीकर साहब ने पूरा सबको समय मिला, परंतु जो सरकार की तरफ से बिल लाए गए, बिल जो होते हैं वो प्रदेश में कानून का रूप लेते हैं, और जो बिल आए उस पे जो हमारी तरफ से उसमें अमेंडमेंट दी गई, हमारी तरफ से उसमें सुझाव दिए गए, उन सब को नजरअंदाज करके बिल बनाने का काम किया, जो कि प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं। बिल तो हमने कई बिल ऐसे थे जो हमने कहा था इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए ताकि इसको ठीक ढंग से पेश किया जाए, इस पर कोई दिक्कत ना आए। तो सरकार ने कुछ सुझाव मानने का मेरे ख्याल उन्होंने मन बना लिया था कि कोई मानना नहीं। ऐसे कौन से बिल थे जिन पर आपको ऑब्जेक्शन था और आप चाह रहे थे कि वो स्टैंडिंग कमेटी में जाए? अब जो बिल ये सेवा सुरक्षा का था, तो जॉब गारंटी का जो बिल लेके आए हैं, इसके अंदर बहुत चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने कौशल रोजगार निगम है, कौशल रोजगार निगम के अंदर जो क्राइटेरिया बनाया कि 40% बीपीएल, 40 नंबर बीपीएल परिवार को दिए जाएंगे,
अब बीपीएल जो बना है परिवार पहचान से पत्र से बना है और परिवार पहचान पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन से बन गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। एक आदमी की अपने आय अपने आप उन्होंने लिख दिया, उसको प्रमाणित नहीं किया, उसकी कोई जांच नहीं की, तो ये इस प्रकार से जो दूसरे लोग हैं उनको दिक्कत आएगी इस मामले में। अच्छा, मुख्यमंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बातचीत की, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने, उन्होंने कहा कि हम लोग अपने संकल्प पत्र से बंधे हुए हैं, कुछ बातें संकल्प पत्र की हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी भी जल्दी ही होंगी। और जिस तरह से पहली कलम से उन्होंने कहा कि नौकरियों की बात की, फिर 9,000 रुपए देने की युवाओं को बात की, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने जो मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ वर्गलाने का काम कर रही है। मैं कह रहा हूं, जो कुछ किसी भी पार्टी का कोई संकल्प तो होता है, उसको लागू करे, अच्छी बात है, लोगों में कह के आए हैं। परंतु जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें सरकार हमेशा हर बात को टालने की बात कही। आज मैंने मुद्दा उठाया कि पंजाब के लोग, खासतौर पर आम पार्टी के लोग, ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पे कोई अधिकारी नहीं हरियाणा का, तो आप इस इशू को पूरा राजनीतिक रूप न देकर सारी पार्टियां आपके साथ हैं। तो हमने जो हरियाणा से जुड़े हैं वो इशू को उठाया। मुख्यमंत्री अपना संकल्प पत्र जो उन्होंने जनता से किया है उसको पूरा करें। हमें खुशी होगी कि वो 2100 रुपए जो लाडो लक्ष्मी योजना का क्या गया है लोगों के बीच में, उसको भी पूरा कर देते तो बहुत अच्छी बात होती। अच्छा, आपने विधानसभा और चंडीगढ़ वाला ये जो मसला उठाया, इस पर अब आगे क्या? बातें तो हुई हैं, हालांकि दूसरी तरफ से पंजाब से भी इसको लेकर रुख अलग तरह का सामने आ रहा है। मैडम, बड़ी स्पष्ट बात है कि जब हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ था, हरियाणा पंजाब के बंटवारे के समय चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी रखा गया था और दोनों प्रदेशों की राजधानी रखा गया था। और हरियाणा प्रदेश को चंडीगढ़ का हक तब छोड़ेंगे जब 107 गांव जो हिंदी भाषी हरियाणा को मिलने थे और SYL का पानी हरियाणा को आना था। SYL के पानी में हमारा पानी रोका हुआ है और जो गांव के इशू हैं वो एज इट इज पड़े हैं। तो जब तक वो निर्णय नहीं होते, चंडीगढ़ पे हरियाणा का हक है और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हम अपने अधिकारों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जी, बेहतर। ये पहला विधानसभा सत्र था बहुत लंबे समय बाद शायद, जिसमें नेता प्रतिपक्ष नहीं नजर आए, वो चेहरा, वो नाम नहीं अभी कांग्रेस की तरफ से आया। इसमें कितना इंतजार और करना होगा अशोक अरोड़ा जी? कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई थी और हमने एक लाइन का प्रस्ताव पास करके हाईकमान को भेजा कि जिसको भी नेता बनाएंगे वो CLP का लीडर होगा, हाईकमान पे छोड़ा हुआ जब भी निर्णय हो जाएगा। परंतु जो बीजेपी के लोग इस प्रकार की बात उठाते हैं, उनको कम से कम ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के अंदर मई में चुनाव हुए थे और नवंबर में नेता प्रतिपक्ष बना था और वैसे भी हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी तरह से सभी लोगों ने उनकी देखरेख में उसमें काम किया। आपने ये बात कही कि कर्नाटक में मई में चुनाव हुए थे, नवंबर में जाके बना, ये जो 5-6 महीने इतने लंबा टाइम लगा। और अभी आपने ये भी कहा कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में पूरा जो है कामकाज हुआ है। तो क्या ये अप्रत्यक्ष रूप में हम देखें कि भूपेंद्र हुड्डा ही 37 विधायकों को लीड करते हुए नजर आएंगे, या फिर जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा? आपकी नजर में अशोक अरोड़ा जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं। देखिए नवजोत जी, हमने हाईकमान के जो ऑब्जर्वर आए थे जी, 1-to-1 MLA ने अपनी बात रखी। अब इसमें किसी की व्यक्तिगत राय नहीं होती, हाईकमान का जो निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। आपके नाम की चर्चाएं भी आई थी अशोक अरोड़ा जी, अगर आपको ये जिम्मेदारी मिलती है तो आप जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? ये मीडिया का धन्यवाद करता हूं, परंतु मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही। नहीं, आपकी बात नहीं कह रहे हैं कि आपने ऐसी बात कही, इस तरह की बातें आई थी। मेरा कहने का मतलब, मेरा व्यक्तिगत इसमें कुछ भी कहना नहीं, क्योंकि जब हाईकमान के ऊपर छोड़ा है तो फिर कौन बनेगा, मैं बनूंगा, वो बनेगा, इस पे चर्चा करना बेकार की बात है।
अच्छा, कांग्रेस के क्योंकि 37 विधायक हैं, मजबूत विपक्ष के रूप में इस बार कांग्रेस ही है सरकार के सामने विधानसभा में। कितना चैलेंज आप देख रहे हैं अब कांग्रेस के लिए आगे है खुद को संगठित करके लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरना, और जिन कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा हुई क्योंकि 15 साल हो जाएंगे सत्ता से दूर रहते हुए, उन कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे चढ़ने में क्या चुनौतियां कांग्रेस के सामने दिखती हैं अशोक अरोड़ा जी? देखिए, प्रजातंत्र में राजनीति के दो ही पहलू होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। आज विपक्ष की जिम्मेवारी जनता ने हमें सौंपी है, विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी। हम सरकार को समय समय पे जो लोगों के मुद्दे हैं उनसे चिताते रहेंगे। और जहां तक कार्यकर्ता की बात है, अभी जल्दी ही पार्टी हाईकमान निर्णय जब कर देगा, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सभी नेता हल्का वाइज कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर उनके बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का नया जोश के साथ आगे जाएंगे। आपकी नजर में मैं ये जानना चाहूंगी, संगठन होना कितना जरूरी है एक मजबूत आधार के लिए, पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस का संगठन पिछले काफी समय से नहीं है। किसी भी पार्टी की मजबूती के लिए उसके संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इस चुनाव में भी कांग्रेस का संगठन न होना कांग्रेस की कमी इसमें रही है, और निश्चित रूप से संगठन जल्द बनना चाहिए। अशोक अरोड़ा जी, आप भी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आप एक वरिष्ठ नेता हैं, और अगर एक वरिष्ठ नेता ये कहता है कि यकीनन संगठन ना होना एक कमजोरी रही है, और अब तो आपके प्रदेश जो हैं अध्यक्ष वो भी मान रहे थे, हुड्डा साहब ने भी कहा कि संगठन नहीं था, लेकिन आज ये लोग कहें और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी संगठन बनाने की, आज वो ये मान रहे हैं कि संगठन नहीं है, थोड़ा सा मजाक नहीं लगता क्या? देखिए, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं। जो सच्चाई होती है तो स्वीकार करते हुए कोई मजाक वाली बात नहीं होती। संगठन की कमी हुई है क्योंकि कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, और कार्यकर्ता अगर संगठन नहीं होंगे, हमारा अगर संगठन नहीं होगा, तो निश्चित रूप से इसमें कमी न कमी आएगी। तो इसमें कमियां क्यों रह गई संगठन बनाने में अशोक अरोड़ा जी? किसकी कमी रह गई? रोक कौन रहा था? ये जिम्मेदारी तो पहले ही लेनी चाहिए थी ना सब बड़े नेताओं को। ये पार्टी हाईकमान ने देखना है जिम्मेवारी किसकी थी, क्यों नहीं बना। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में जरूर कहूंगा कि अगर संगठन होता तो निश्चित रूप से कांग्रेस की आज सरकार होती, कार्यकर्ता नहीं जो उसके साथ आगे बढ़ते। तो क्या अब आप ये बात भले ही अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखें, लेकिन क्या अब ये बात रखी जाएगी कि संगठन होना बेहद जरूरी है और संगठन बनाने की तरफ कांग्रेस कदम उठाए? निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान के सामने सबसे पहले बात यही रखी जाएगी कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन तैयार हो। और आपसी मतभेद, गुटबाजी खत्म करने की तरफ भी आपको लगता है अशोक अरोड़ा जी की कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक है। कांग्रेस पार्टी ने एक होकर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, और पार्लियामेंट के चुनाव में भी 5 लोकसभा जीती, 47.6% वोट लिए, और अब की बार भी संगठित होकर चुनाव लड़ा। ये तो ठीक है कि 0.5% वोट इनके आए, नहीं तो 39% इनके हैं, 39% हमारे हैं, बराबर का वोट शेयर लिया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सबने मिलकर चुनाव लड़ा है। और जो दूरियां नजर आ रही थी वो उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं नुकसान कर गई पार्टी को? नहीं, कोई दूरियां नहीं, सब एक है पार्टी के लिए। चलिए, बेहद शुक्रिया अशोक अरोड़ा, कांग्रेस विधायक चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी। बेहद शुक्रिया अशोक अरोड़ा जी हमसे बात करने के लिए। आज अशोक अरोड़ा ने भी माना कि संगठन का ना होना कांग्रेस की कमजोरी रही है, और कई बड़े नेता भी अब ये मान चुके हैं कि कांग्रेस का संगठन ना होना उसकी हार की एक बड़ी वजह बना। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, इतने सालों में अगर अब से ये समझ आ रहा है कि संगठन नहीं बना, ये एक बड़ी वजह है हार की, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। अब हार की जिम्मेदारी क्या ये नेता लेंगे? क्या बड़ा उलटफेर हरियाणा कांग्रेस में होगा? क्या कुछ नए चेहरों को इसकी कमान मिलेगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार हरियाणा की जनता भी कर रही है और हम भी कर रहे हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।